फेरा। वो एक्ट था, लेकिन जब फेमा था ही और या सॉरी फेरा था ही तो फिर फेमा क्यों आया? मैम क्योंकि उसमें ना बहुत ज्यादा ही रेस्ट्रिक्शन था, मतलब बहुत ज्यादा ही मतलब काम वाम इसमें, मतलब आदमी उतना कर नहीं पा रहा था, रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा था मैम उसमें, इस वजह से लाया गया था फेमा को। इसलिए ये देखिए, पहले क्या था, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जाता था फेरा एक्ट के अंदर, वो यस मैम। फॉरेन करेंसी में ही डील करते हैं, ठीक है? यस मैम। लेकिन होता क्या है, वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने की बात करता है फेरा। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है, जी? साउंड बहुत हो रहा है, बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा ही हो रहा है। रोहित रोहित अपना दो माइक। मिनट करिए, अभी ठीक है आवाज? यस मैम। ठीक है। ठीक है, तो वही मैं बात कर रही हूँ कि फॉरेन करेंसी में डील ये भी कर रहा है आपका फेमा भी और फेरा भी। लेकिन जब फेरा कर ही रहा था तो फिर फेमा को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि पहले रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता था फेरा, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद, मतलब जब बाहर की कंट्री आने लगी तो जरूरत पड़ा कि थोड़ा लिबरल करने का सारे पॉलिसीज को, ठीक है? तो सब लिबरल करने के दौरान ही ये फेरा को चेंज करके फेमा लाया गया, यानी हम रेगुलेशन नहीं करेंगे, अब हम मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है? पहले कोई फॉरेन करेंसी अगर आ गया कंट्री में तो कोशिश होती थी कि बाहर ना जाए, लेकिन यहाँ पे क्या डिस्कशन, यहाँ पे फेमा में क्या होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट की, बाहर जाए आए बैलेंस बना रहे, ठीक है? आप यस लोग मैम। डिफरेंस लिखिए, एक साइड कॉलम बनाइए फेरा का, एक साइड कॉलम बनाइए फेमा का। सबसे पहले फेरा लिखिएगा एक कॉलम में, सबसे पहले साइड जो, यानी आप अपने कॉपी में अगर लिखेंगे तो फर्स्ट कॉलम होगा फेरा का, सेकंड कॉलम होगा फेमा का, क्योंकि फेरा पहले था फेमा बाद में था, ठीक है? दोनों का डिफरेंस पहले लिखते जाइए। सबसे पहला डिफरेंस तो यही आ गया कि ये आपका फेरा जो था वो पार्लियामेंट पास की थी, ठीक है? और ये आपका फेरा जो है वो रिप्लेसमेंट एक्ट है, ठीक है? फेरा का रिप्लेसमेंट एक्ट है फेमा। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख लीजिए। किधर किधर क्या लिखना है? सबसे पहला पॉइंट लिखिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, नहीं, एक तरफ फेरा एक तरफ। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्या चंदन? मैम डिफरेंट, मतलब दोनों क्या, एक तरफ फेरा एक तरफ क्या बोले थे? फेमा तो हमारा चैप्टर, मैम एक साइड फेरा फेरा, पास बाय पार्लियामेंट और ये इट इज हाँ रिप्लेसमेंट इट इज, एक्ट। हाँ इट वाज पास, फेरा वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट, और डेट भी लिख दीजिए। यस मैम। 1973 में आपका फेरा आया था, फेरा एक्ट इन 1973, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास्ड फेरा इन 1973, और यहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनएक्टेड फेमा, इनएक्टेड, EN C मैम EN, फेमा वाले सेक्शन में लिखेंगे मैम, क्या फेमा वाले सेक्शन में लिखेंगे इनएक्टेड वाला। फेमा में होगा इनएक्टेड, हाँ। वहां पे पार्लियामेंट पास की थी, यहाँ पे पार्लियामेंट इनएक्ट की थी, इनएक्टेड फेमा। और ईयर क्या आएगा, 29 दिसंबर 1999, ठीक है? इनफोर्स हुआ था 2000 में, लेकिन पार्लियामेंट एक्ट पास की थी 1999 में। 99 में। यस मैम। चलिए वो लिख लीजिए, 1973 में फेरा, 1999 में फेमा। रिप्लेसिंग फेरा, रिप्लेसिंग फेरा, डन। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट, केम इनटू फोर्स की बात करें तो फेरा फोर्स में आया था 74 में, 73 में पार्लियामेंट पास की थी और फोर्स में आया था 74 में। तो आप लिखिए, फेरा केम इनटू फोर्स फ्रॉम जनवरी 1st 1974, जनवरी 1st 1974। फेमा कब आया था? 1999 में मैम। 1999 में पार्लियामेंट पास की थी या इनएक्ट की थी, लेकिन फोर्स में 1999 में 2000 में मैम आया था, 1 जनवरी 2000 मैम। तो फर्स्ट लाइन ही लिखा गया कि केम इनटू फोर्स, राइट? अगर आप लोग अपना नोटबुक देखें तो फर्स्ट लाइन आपका Yes, ma'am. ये है, फेमा केम इनटू फोर्स इन 2000, राइट? क्या बात? क्या ठीक है? फेरा आपका 1974 में इनफोर्स हुआ था और फेमा आपका 2000 में इनफोर्स हुआ था। फेरा दोनों किसकी गवर्नमेंट थी उस टाइम? आपका, अगर मैं फेरा की बात करूं,
अटल बिहारी वाजपेयी की थी मैम। शाबाश। यस मैम। नैना? हाँ? यस मैम। फेरा मैं पूछ रही हूँ। नो मैम, मतलब फेरा में नहीं था मैम, इंदिरा गांधी थी और फेमा में था अटल बिहारी वाजपेयी। ये डिफरेंस नेक्स्ट पॉइंट। फेरा था इसमें कौन आपका था मैम? इंदिरा गांधी के टाइम पे, और फेमा वाजपेयी जी के टाइम पे वो रिप्लेस किए, वाजपेयी जी ने रिप्लेस इसमें फेमा। लिखे क्या मैम? आप बताइए क्या लिखेंगे, बताइए अंकित। मैम वो फेरा वाले, फेरा जब आया था उस समय इंदिरा गांधी का वो था ना। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वाज दैट टाइम, और हाँ। फेमा के टाइम लिखेंगे, वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट वाज दैट टाइम। फेरा में टोटल 81 सेक्शंस है, फेरा में टोटल 81 सेक्शंस है, और आपका फेमा में ओनली 49 सेक्शंस। फेरा में 81 सेक्शंस, फेमा में 49 सेक्शन। डन? यस मैम। देखिए फेरा के टाइम पे नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, फेरा के टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज को एक तरीके से स्कार्स रिसोर्स माना जाता था, ठीक है, और फेमा के टाइम पे उसको एसेट माना जा रहा है, ठीक है। तो आप लिखिए कि इट वाज, इन फेरा में लिखिए वाज कंसीव्ड, फेरा में लिखिए फेरा वाज कंसीव्ड with the notion that foreign exchange is a scarce resource. Foreign exchange is the scarce resource. और फेमा में लिखिए it was conceived as asset. इट में अगर बाद में किसी को कंफ्यूजन हो इससे पहले लिख लीजिए foreign exchange is an asset in FEMA. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फेरा में, फेरा रूल्स regulated foreign payment. फेरा रूल्स regulated foreign payment. ठीक है, regulated foreign payment. और यहां अगर मैं बात करूं, फेमा focuses on increasing the foreign exchange, reserve of India, foreign exchange reserve of India, comma focused on, उसी में लिखिए focused on promoting foreign payment, and foreign trade. हो गया। फेरा में लिखिए इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज, कंजर्व मतलब रोके रखना, ज्यादा ट्रांजैक्शन वगैरह ना हो, जितना पॉसिबल हो यहाँ कंट्री से बाहर नहीं जाने देना, दैट इज कंजर्व करना मतलब बचाना, ठीक है। फेरा का ये मोटिव था। और फेमा की अगर मैम कंजर्व के बाद क्या बोली? इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और फेमा का ऑब्जेक्टिव था मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हो गया। मैम इसमें यही हुआ ना कि मैम फॉरेन के साथ कोई बिजनेस कंसर्न हम नहीं रखेंगे? ऐसा नहीं, कोशिश करेंगे
कि ज्यादा से ज्यादा वो फॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री में आए, आए नहीं, ठीक है। कंजर्व करना मतलब बचा के रखना, और यहाँ पे मैनेजमेंट मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों पॉसिबल हो, ठीक है। फॉरेन करेंसी आए भी, फॉरेन करेंसी जाए, मतलब हमारी करेंसी जाए भी, दैट इज मैनेजमेंट। नहीं मैं फेरा का बोल रहा था। फेरा में आपने लिखवाया ना कंजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कंजर्व करना मतलब क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज कम करना, कम करना या बाहर नहीं बचाना। करना। देखिए फॉरेन करेंसी कंट्री में कब आएगी? जब आप कोई गुड्स देंगे तब ना करेंसी यहाँ आएगा, यस मैम। समझे? तो ज्यादा फोकस हम लोग करेंगे कि करेंसी आए, जाए नहीं अपना करेंसी, सिर्फ गुड्स तब आया समझ? यस मैम। आगे बढ़िए। अब डेफिनेशन ऑफ ऑथराइज पर्सन की मैं बात करूं, जो आगे मैं जब डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखवाऊंगी तब ऑथराइज पर्सन का मैं डेफिनेशन लिखाऊंगी कि ऑथराइज पर्सन किसको कहते हैं। तो कोई भी फॉरेन करेंसी अगर दूसरी कंट्री में जाए, मतलब करेंसी अगर एक्सचेंज होगा दो कंट्री के बीच में, तो मीडिएटर का काम होगा ऑथराइज पर्सन का, ठीक है। तो ये फेरा में ऑथराइज पर्सन का डेफिनेशन बहुत ही नैरो था और फेमा में वाइडन था। तो ये पॉइंट लिखिए कि authorized the definition of authorized person was narrow. फेरा में the definition of authorized person was narrow, और यहाँ पे लिखिए फेमा में widened, सेम लाइन, narrow की जगह बस widened। हो गया मैम? एक मिनट। कैसे हो गया? अब बैंकिंग यूनिट की अगर मैं बात करूं तो पहले ऑथराइज पर्सन यानी फेरा के टाइम में ऑथराइज पर्सन में बैंकिंग यूनिट को नहीं लिया जाता था, और फेमा में ऑफशोर बैंकिंग को इंक्लूड किया गया। तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि बैंकिंग यूनिट वाज नॉट इंक्लूडेड इन फेरा, और फेमा में लिखेंगे बैंकिंग यूनिट वाज इंक्लूडेड इन फेमा, ठीक है। पहले बैंकिंग यूनिट को फेरा में इंक्लूड नहीं किया जाता था और अब बैंकिंग यूनिट को इंक्लूड किया जाता है फेमा में, ठीक है। बेसिकली ये ऑथराइज पर्सन के डेफिनेशन के अंदर आता है। थोड़ा अगर मैं ब्रीफ दे दूं तो ऑथराइज पर्सन के अंदर आपका आता है मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग, ठीक है। इन सब ये सारा आता है ऑथराइज पर्सन के अंदर। तो वही लिखवा रही हूँ कि बैंकिंग यूनिट को कंसीडर किया जाता था, इसमें बैंकिंग यूनिट को कंसीडर नहीं किया जाता था ऑथराइज पर्सन के अंदर। फाइन, अब आगे चलिए। इफ देयर वाज अ वायलेशन ऑफ फेरा रूल, if there was violation of FERA rule, then it was considered as कौन सा offense? एक बार रिपीट कीजिएगा मैम। अगर मान लीजिए कोई गलती होता है फेरा रूल के अकॉर्डिंग, अगर कोई नहीं करता है तो उसको कौन सा ऑफेंस कहा जाता है? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, क्रिमिनल और सिविल। मैम क्रिमिनल कराता था फेरा। क्रिमिनल, फेरा में क्रिमिनल और इसमें सिविल। वही लिखना है कि if there is violation of FERA rule then it was considered as criminal offense, और फेमा में लिखेंगे सारा को सेम लाइन, if there is violation in FEMA rule then it will considered as civil offense। मैम एक मिनट। ठीक है, यस मैम हो गया। पवन हो गया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट होगा, फेरा में अगर कोई गलती करते हैं तो आपके पास कोई लीगल हेल्प नहीं अवेलेबल होगा, लेकिन फेमा में अगर करते हैं तो आपको कम से कम लीगल हेल्प का प्रोविजन है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि इफ a person is accused of FERA violation,
if a person is accused of FERA violation, was not provided legal help, और यहाँ पे लिखिए a person accused of FEMA violation will be provided, या there is provision for legal help. हो गया? मैम विल बी, किसका लिख रहे हैं? मैम इसका फेमा का। हाँ FEMA का होगा प्रोविजन फॉर लीगल हेल्प। डन। यस मैम। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट में है फेमा के पास कोई ट्रिब्यूनल या फेरा के टाइम में कोई ट्रिब्यूनल नहीं होता था, सीधा केस हाई कोर्ट में, लेकिन यहाँ पे ट्रिब्यूनल का प्रोविजन है फेमा में। तो आप लिखिए देयर वाज नो प्रोविजन फॉर ट्रिब्यूनल, देयर वाज नो प्रोविजन फॉर ट्रिब्यूनल, द अपील्स वेर सेंट टू हाई कोर्ट। मैम रिपीट कीजिए। रिपीट। There was no provision for tribunal, और फेमा में लिखेंगे there is provision for special director and special tribunal. ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है? ये बेसिकली होता है मिडिल पर्सन, या मान लीजिए कोर्ट में जाने से पहले समझौता करना या किसी थर्ड पार्टी के पास जाना और सेट कर लेना। ठीक है, बेसिकली सेटलमेंट का प्रोसेस है ट्रिब्यूनल। अच्छा, वो पैसा वैसा दे करके जो उससे मैम घूस देके नहीं, वैसा गलत तरीका नहीं। ये होता है कि अगर मान लीजिए कोर्ट में गए, ठीक है, और कोर्ट में मान लीजिए आपके फेवर में कोई अगर जजमेंट नहीं सुनाया गया तो हम फिर जाते हैं ट्रिब्यूनल के पास या एपिलेट के पास, बेसिकली एपिलेट बॉडी भी कहते हैं उसको। ठीक है, कि इन केस कि अगर नहीं वो सब सुना मेरा या मेरे फेवर में नहीं आया जजमेंट तो हम उसके पास जाएंगे तो शायद वो मेरा सुने। तो वो ट्रिब्यूनल या एपिलेट बॉडी का प्रोविजन फेरा में नहीं था, इसमें है। अच्छा मैम, किसी का वो हेल्प लेना। हाँ, समझ मैम। इधर वाला लाइन भी हो गया, देयर इज प्रोविजन फॉर स्पेशल डायरेक्टर एंड स्पेशल ट्रिब्यूनल। यस मैम, हो गया। अब आगे बढ़िए। फॉर दोज गिल्टी ऑफ वायलेटिंग फेरा रूल, फॉर दोज guilty of violating FERA rules, there was provision for direct punishment. There was provision for direct punishment. ठीक है, और यहाँ पे फेमा में आपको पेनल्टी वगैरह देना होता था। आप लिखिए फॉर दोज गिल्टी ऑफ वायलेटिंग फेमा, for those guilty of violating FEMA rules, they have to pay a fine. Starting from the date of conviction. रिपीट कीजिए। फॉर दोज गिल्टी ऑफ, देखिए समझ लीजिए फेरा में क्या होता था, मैंने बताया था ना, डायरेक्ट इम्प्रिजनमेंट हो जाता था अगर आप फेरा के रूल्स की अवहेलना अगर करते हैं तो। ठीक है, और यहाँ पे है पहले पेनल्टी वगैरह लिया जाता था, वो अगर पे नहीं करेंगे आप 90 डेज के अंदर तो फिर इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन था। लेकिन फेरा में कोई मतलब सीधा कोई पेनल्टी वगैरह नहीं, सीधा आपको जेल। ठीक है, वो लिख लीजिए। Yeah, for those guilty of violating FEMA rules,
they have to pay a fine starting from the date of conviction. विनीता, अंकित, सनी सबका अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। They have to pay a fine starting from the date of conviction. If the penalty is not paid within 90 days, if the penalty is not paid within 90 days, then the guilty will be imprisoned. Then the guilty will be imprisoned. हाँ, वो वाला पॉइंट हो चुका था। अब देखिए नेक्स्ट है आपका फेरा में, अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, फंड बाहर भेजते हैं, तो आपको प्रायर परमिशन आरबीआई का लेना होता था, लेकिन फेमा में आपको प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है सर्टेन लिमिट तक, ठीक है। आप लिखिए कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन है मैम। कैपिटल और करेंट अकाउंट आपको पता है क्या होता है? कैपिटल अकाउंट बताइए। नहीं मैम, करेंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन। करेंट अकाउंट ही क्या होता है बता दीजिए। नहीं, बुक में पढ़े थे मैम। पेशेंस रखिए, सारा टॉपिक होगा, करंट अकाउंट भी होगा, कैपिटल अकाउंट भी होगा, लेकिन अभी तक आप लोगों को पता नहीं है करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है। मैम करेंट अकाउंट वो होता है ना जो नॉर्मल आदमी का बनता है, जो नॉर्मल जो पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रही हूँ। कैपिटल अकाउंट हुआ कि जब कंट्री का एसेट और लायबिलिटी अगर चेंज होता है तो दैट इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे कंट्री का एसेट या लायबिलिटी चेंज हो तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा, लेकिन अगर मतलब अदर देन कैपिटल अकाउंट आ जाएगा आपका करंट अकाउंट में। जैसे मान लीजिए कोई अगर आप लोन लेते हैं तो लोन जो लिए वो आपका आ जाएगा, वो करंट अकाउंट में आएगा, कैपिटल अकाउंट में, लेकिन इंटरेस्ट आप करेंगे पे वो आ जाएगा करंट अकाउंट में। इसीलिए कंप्लीट लिस्ट उसका मैं लिखवाऊंगी, इसीलिए पेशेंस रखिए, सब टॉपिक धीरे धीरे होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस पे फोकस करिए। तो पहले इसमें फेरा में मैंने बताया कि प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई की जरूरत है। इसमें प्रायर परमिशन, कोई रेमिटेंस अगर भेजते हैं, ठीक है, सर्टेन रेमिटेंस मतलब क्या हुआ? रेमिटेंस का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आप इंडिया में हैं या मान लीजिए आपका कोई भाई बाहर में है और आप लोगों को अगर पैसा भेज रहा है, मम्मी पापा को अगर पैसा भेज रहा है तो दैट इज रेमिटेंस। यूएसए में है, वहां से यहाँ पैसा भेज रहा है, ठीक है। बच्चे की पढ़ाई के लिए कोई अगर भेज रहा है, ठीक है, कभी कहीं है कि हस्बैंड बाहर है, इंडिया में अगर फैमिली है तो उसके एजुकेशन के लिए, किसी के हेल्थ केयर के लिए भेज रहा है अगर पैसा, तो उसको हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो लिखिए पॉइंट अप, if there was a need for transferring a fund, फेरा में लिखिए if there was a need for transferring a fund for external operation, then prior approval of RBI is required. मैम रिपीट कीजिएगा। If there was a need for transferring of fund for external operation, then there is need for prior permission of RBI. Done? Yes ma'am. अब फेमा में लिखिए for external trade and remittance there is no need for prior permission of RBI. और लास्ट पॉइंट लिखिए, फेरा के टाइम पे आईटी का कोई प्रोविजन नहीं था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो देयर वाज नो प्रोविजन फॉर आईटी, और यहाँ पे देयर इज प्रोविजन फॉर आईटी, ठीक है। देयर वाज नो प्रोविजन फॉर आईटी फेरा में, और देयर इज प्रोविजन फॉर आईटी फेमा में। अब अगर आपसे फेरा के बारे में पूछ लिया जाए तो भी आप लिख देंगे, फेमा के बारे में पूछ लिया जाए तो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास है। और अब हम लोग फेमा पे फोकस करेंगे, और अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की बात कर रहे थे कि ऑथराइज्ड पर्सन के अंदर कौन कौन आया, ठीक है, वो सब हम लोग अब लिखेंगे।
लेकिन अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस मैम। अब टाइम मैम ये चैप्टर बहुत बड़ा है क्या? हम लोग